हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। गाइस, आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं जो कि है एडमिशन और लिया गया है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से। तो आप इसे ध्यान से देखिए, सुनिए और इस पे नोट्स बनाइए, जो कि मैंने इसमें नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपको। और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी नए व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी इसमें नोट्स प्रोवाइड किए जाएँ या एमसीक्यूज़ इसमें अपलोड किए जाएँ उससे आप भी फ़ायदा उठा पाएँ। और सभी से, चाहे वो नए हैं पुराने हैं, सभी से ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो लाइक भी करें और कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके कुछ की टर्म देख लेते हैं पहले। एडमिशन क्या है? इट इज़ द एंट्री ऑफ द पेशेंट इनटू द हॉस्पिटल, यानी कि जो पेशेंट है उसके हॉस्पिटल में एंट्री करना ही मतलब एंटर होना और अपने ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होना क्या है? एडमिशन है। डिस्चार्ज क्या है? पेशेंट का एग्जिट होना, जब वो अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली ले लेता है और हॉस्पिटल से उसकी छुट्टी होती है तो उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। ठीक है। यूनिट क्या होता है? जहाँ पे कि पेशेंट क्या करता है? स्टे करता है। ठीक है। हॉस्पिटल में वो क्या करता है? जहाँ पे स्टे करता है उसको बोलते हैं यूनिट, यानी कि जिस रूम में उसको रखा जाता है, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उसको यूनिट्स बोलते हैं, वार्ड भी बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हो गया डेफिनेशन। एडमिशन इज डिफाइंड एज अलाउिंग अ पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। यानी कि एडमिशन किसे कहते हैं? जब पेशेंट जो होता है, हम एडमिशन जो है उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन देना, यानी कि उसको एडमिशन मतलब रुकने के लिए अलाउ करना, स्टे हॉस्पिटल अलाउ करना, उसको मतलब परमिशन देना। किसके लिए? उसके ऑब्जर्वेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी कि उसको पूरा चेकअप कराने के लिए, उसके जो जांच होती है, एग्जामिन होते हैं, उसको टेस्ट करवाने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो भी उसके टेस्ट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए और केयर प्रोवाइड करने के लिए हॉस्पिटल में उसको स्टे करवाना ही क्या है? एडमिशन है। ठीक है। और एडमिशन इज़ द एंट्री ऑफ अ पेशेंट, यानी कि जो एडमिशन है वो पेशेंट की हॉस्पिटल में एंट्री है, किस वार्ड में या हॉस्पिटल में या थेराप्यूटिक वार्ड में, यानी कि जो हमने आगे देखा था यूनिट्स होते हैं, वार्ड मतलब हॉस्पिटल के अंदर यूनिट्स होते हैं, थेराप्यूटिक वार्ड्स होते हैं, उसमें उनकी एंट्री होना, यानी कि उनको एंट्री देना एडमिशन है। किस चीज़ के लिए? डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, यानी कि या तो वो डायग्नोस्टिक पर्पस या ट्रीटमेंट। डायग्नोस्टिक पर्पस का मीन होता है अपना चेकअप कराना कि उन्हें है क्या प्रॉब्लम। ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, लेकिन उनको साइन एंड सिम्टम, यानी कि लक्षणों से लगता है कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि फॉर एग्जांपल उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, या हो सकता है उसको एब्डोमेन पेन है, यानी कि उसके स्टमक में पेन हो रहा है, तो वो इसका क्यों हो रहा है करके उसका पता लगाने के लिए एडमिट होना चाहेगा। और तो वो एडमिट होने के बाद उसका जो भी फर्दर ट्रीटमेंट चलता है, यानी कि उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चलता है, चेकअप होता है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, तो उसी को इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। उसके बाद हो गया पर्पस। टू रिसीव द पेशेंट इन द वार्ड फॉर एडमिशन अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन, यानी कि पर्पस का मतलब होता है कि जो पेशेंट, मतलब पर्पस का मतलब कि ये इसके क्यों पेशेंट, मतलब पेशेंट जो होता है वो एडमिशन हो रहा है, उसका क्यों हो रहा है? पेशेंट को रिसीव करने के लिए वो और उसका एडमिशन मतलब एडमिशन क्यों किया जाता है, उसका क्या पर्पस होता है? पेशेंट को रिसीव करना और उसको अकॉर्डिंग टू नीड उसको क्या देना? केयर प्रोवाइड करना। ठीक है। वार्ड में उसको देना, यानी कि पेशेंट की जो कंडीशन है, जिस तरीके का वो पेशेंट है, उसको उस वार्ड में एडमिशन देना उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। यानी कि जो वार्ड होते हैं वो भी हॉस्पिटल में क्या किए जाते हैं? स्पेशल वार्ड बनाए जाते हैं। हर तरीके की डिजीज़ कंडीशन के अपने अपने अलग अलग यूनिट्स होते हैं, वार्ड्स होते हैं। तो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी, और फिर उसको पेशेंट को क्या देना? प्रोवाइड कंफर्ट देना और इमीडिएट केयर देनी। प्रोवाइड इमीडिएट केयर मतलब जो भी वो इमरजेंसी में है, आया है, तो जल्दी से जल्दी उसको क्या करना? केयर प्रोवाइड करना। टू बी रेडी फॉर एन इमरजेंसी, और हमेशा इमरजेंसी के लिए क्या क्या रहना? रेडी रहना। ये इसका पर्पस होता है। टू असिस्ट पेशेंट इन एडजस्टिंग टू हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, और पेशेंट को क्या करना? अब एक घर का वातावरण अलग होता है और हॉस्पिटल का वातावरण अलग होता है, तो
क्या होता है कि जो घर का जो एटमॉस्फेयर होता है उससे एकदम से हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर क्या होता है, चेंज होता है। तो उसमें उसको एडजस्ट करवाना, ठीक है। और अक्वायर वाइटल इन्फॉर्मेशन, यानी कि और उसकी जो भी वाइटल इन्फॉर्मेशन होती हैं उसको, यानी कि जो भी उसकी वाइटल इन्फॉर्मेशन मीन होता है जो कि उसके साइनम सिम्टम या उसके जो ये ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब वाइटल इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जिससे जो कि उसकी लाइफ को क्या करते हैं, मतलब उसकी जो लाइफ है उसमें उसका जो रोल है, वाइटल मतलब जो वाइटल साइन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बीपी चेक होना और टेम्परेचर देखना, कितना टेम्परेचर है, कितना उसको ब्लड प्रेशर उसका कितना है, हाई है कि लो है, उसकी हार्ट बीट कैसी चल रही है, हाई है कि लो है या नॉर्मल है, ये सब जो है वो देखना कि जो उसके वाइटल ऑर्गन है वो कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंट की। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वाइटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेशेंट, असिस्ट पेशेंट फ्रॉम विच अ नर्सिंग केयर प्लान कैन बी इनिशिएटेड। यानी कि जब क्या करेंगे, उसके वाइटल इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे, यानी कि जो वाइटल ऑर्गन है वो जो हमारी लाइफ को, मतलब हमारी जो हमारी जो बॉडी की जो भी मतलब हमारा जो बॉडी है कैसा फंक्शन कर रहा है, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसमें कोई गड़बड़ी हो रही है, अब नॉर्मल है, अब बीपी है 120/80 नॉर्मल होता है, अगर उसके ऊपर वो जा रहा है यानी कि 130, 140, 150, 160, तो क्या होगा, वो हॉस्पिटल में आके ही पता चलेगा कि इसका बीपी जो होता है सिस्टोलिक, ऊपर वाले सिस्टोलिक होता है, और जो नीचे की जो रीडिंग होती है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। तो वो हो गया 80 नीचे, तो वो जा रहा है 90, 100 तक का डायस्टोलिक। तो क्या इसका मतलब, ये मैंने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया, तो ये सब कहाँ आके पता चला, हॉस्पिटल में आके। तो जब ये इन्फॉर्मेशन, और जो टेम्परेचर है वो तो चलो नॉर्मल है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जो उसकी पल्स है या उसका जो बीपी है, ये जो भी है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तो वो सब क्या करना, यानी कि एक रेंज होती है जो नॉर्मल की होती है, उससे ऊपर या नीचे जा रहा है बहुत, तो उसको क्या करना, इन्फॉर्मेशन लेना, यानी कि उसको रिकॉर्ड करना पेशेंट के, उसको असिस्ट करना, उसको चेक करना और उसको रिकॉर्ड करना, और फिर उसी के अनुसार उसको केयर प्रोवाइड करना है, उसको ट्रीटमेंट देना, यही है इसका पर्पस। ठीक है, फिर दूसरा हो गया, फिर नेक्स्ट हो गया कि जो ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन को ऑप्टेन करना, लेना, किससे, किसके रिगार्डिंग, पेशेंट से, पेशेंट के लिए, पेशेंट के रिगार्डिंग, लाइक उसका एड्रेस, उसके गार्जियन कौन है, वो कहाँ रहता है, और एनी अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि उसके डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड हो, उसके मतलब उसकी बीमारी से रिलेटेड है, तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ हेल्प मिलेगी उसको ट्रीटमेंट देने के लिए, अगर जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो उससे क्या होगा, यानी कि जो जैसे फॉर एग्जांपल अभी पेशेंट आया है और उसका ऑपरेशन होना है, तो हम जब उसको असिस्ट करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, तो उसमें पता चलेगा कि पहले भी कभी क्या कोई ऑपरेशन हुआ था, अगर हुआ था तो कौन सा हुआ था, ये सब के बेसिस पे क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। या फिर कभी क्या वो पहले से कोई मेडिकेशन ले रहा था, या क्या उसे किसी मेडिकेशन से एलर्जी है, तो उन सबको नोट करना, ताकि जब भी उसको कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे उसको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो जिससे उसको एलर्जी हुई थी उसको नहीं देना, अवॉइड करना। और क्या है कि अगर कोई उसका फादर पहले वो कोई मेडिकेशन ले रहा है, लाइक ब्लड प्रेशर की ले रहा है, तो वो उसके ट्रीटमेंट में हेल्प मिलेगी कि अब इसको वो मेडिकेशन देनी है या नहीं देनी है, या उसकी डोज बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। तो ये सारी चीज़ें होती है ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन का मतलब। ठीक है, पेशेंट के एड्रेस भी आएगा उसमें, उसके गार्जियन कौन है ये आएगा, और उसके डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन आएगा, जिसमें कि हिस्ट्री में सारा कुछ पूछा जाएगा, और उसके बेसिस पे उसको ट्रीटमेंट देना। ठीक है, टू इस्टेब्लिश नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, और एडमिशन क्यों होता है कि नर्स पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश करना, मतलब होने के लिए कि जो नर्स पेशेंट है, वो नर्सिंग स्टाफ जो होते हैं वो हर समय जो होते हैं पेशेंट के पास ज़्यादा रहते हैं, यानी कि वो चेन सिस्टम में ड्यूटी करते हैं। मीन कभी भी वार्ड में ऐसा नहीं होगा कि जो नर्सेज हैं वो नहीं मिलेंगी, डॉक्टर एक बार को नहीं मिलेंगे, और अदर मेडिकल स्टाफ नहीं मिलेगा, लाइक टेक्नीशियन एक्सेट्रा, बट जो नर्सेज होती हैं वो हमेशा अवेलेबल होती हैं हॉस्पिटल में, चेन सिस्टम में ड्यूटी करती हैं। जब एक जाती है, जब एक जो नर्स होती है जब वो ऑफ होती है, जब कोई दूसरी नर्स आती तब वो उसको अपना चार्ज देके हैंड ओवर करके तब वो वार्ड को छोड़ती है। तो इस तरीके से उनका आपस में जो
पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बहुत अच्छा हो। जो उनकी आईपीआर होती है, आईपीआर मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ताकि जो पेशेंट होता है उन पे ट्रस्ट करे और उनसे वो उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो नर्सेस होती हैं वो ले पाएँ और जिससे कि उसके ट्रीटमेंट में हेल्प मिले। ये इसका पर्पस। प्रिंसिपल हो गया कि जो सडन चेंज ऑन द एनवायरनमेंट प्रोड्यूस फियर एंड एंजाइटी। अब इसका क्या होता है कि प्रिंसिपल में एडमिशन में कि जब भी कोई एनवायरनमेंट अचानक ही चेंज किया जाए तो क्या होता है, फियर एंजाइटी। वो भी हॉस्पिटल वाला एनवायरनमेंट अगर किसी को मिल रहा है सडनली तो उसका एनवायरनमेंट एकदम चेंज हो जाएगा तो क्या होता है कि उसको फियर होता है, यानी कि एक एंजाइटी अंदर से होती है, यानी कि घबराहट होना, डर लगना, ये सब होता है। तो और क्या होता है, एंटरिंग द पेशेंट हॉस्पिटल इज अ थ्रेट टू वंस पर्सनल आइडेंटिटी। क्या होता है कि जब भी कोई पेशेंट, जब भी कोई पर्सन जो होता है वो हॉस्पिटल में एंटर होता है मतलब ट्रीटमेंट के लिए, तो जो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी होती है उसमें भी हार्म पहुंच सकता है। यानी कि उसको लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी को सीए है यानी कि कैंसर है, या किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, तो वो ट्यूबरक्लोसिस जहाँ मतलब टीबी जिसे बोलते हैं, अगर वो टीबी वाले हॉस्पिटल में एंटर हो रहा है तो उसको अंदर से थोड़ा सा टेंशन होता है कि अगर किसी ने देख लिया तो वो सोचेगा कि मुझे टीबी है। फॉर एग्जांपल उसको है भी नहीं लेकिन उसको थोड़ी सी ऐसी सिम्टम आ रहा है, यानी कि उसको खांसी हो रही है, सांस फूल रही है, और वो ऐसे सोचता है कि चलो मैं एक बार अपने को चेकअप करा लूँ। तो उसको लगता है कि वो जो चेस्ट फिजिशियन के पास जाएगा तो उसी में उसको लगता है कि वो उसके लिए एक आइडेंटिटी में लोग मतलब एक गलत इफेक्ट पड़ेगा लोगों के बीच में, कि लोग सोचेंगे कि इसको टीबी है। तो यही एक थोड़ा सा पर्सन के अंदर एक फीलिंग होती है, पर्सनल आइडेंटिटी मेरी कहीं उसमें थ्रेट मतलब एक हो जाता है, ये इसमें इसका मतलब है। फिर पेशेंट है डाइवर्सिटी ऑफ, और क्या होता है कि जो पीपल्स होते हैं उनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग हैबिट्स होती हैं और बिहेवियर होता है। तो यही है इसमें कि जब पेशेंट एडमिट होते हैं तो उनके अपने अपने अलग अलग हैबिट्स और बिहेवियर होता है। और इलनेस कैन बी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, और जो इलनेस होती है वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकती है फॉर द पेशेंट के लिए, कि एक मतलब बीमारी जो होती है एक चिंता का विषय हो सकता है किसी भी पर्सन के लिए, वो उसको परेशान कर सकता है और ब्रिंग स्टेक ऑन हिज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और जो कि उनकी फिजिकल हेल्थ में और मेंटल हेल्थ में क्या डाल सकता है, स्ट्रेस हो सकता है उनको इससे, ठीक है। और फिर इसमें है जनरल इंस्ट्रक्शन। क्या जनरल इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं कि टू रिसीव द पेशेंट एंड हेल्प हिम टू एडजस्ट टू हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। जो हमने आगे देखे थे उसी को इसमें सॉल्व करना है, सोल्यूशन ढूंढना है कि पेशेंट को रिसीव करना और उसकी हेल्प करना हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में। तो इसके जनरल इंस्ट्रक्शन में आ जाएगा टू वेलकम, और उसको क्या करना, वेलकम करना और उसको इस्टेब्लिश करना, पॉजिटिव इनिशियल रिलेशनशिप उनके संग बनाना, यानी कि आईपीआर अच्छी मेंटेन करना पेशेंट के साथ और पेशेंट के रिलेटिव के साथ, ठीक है। और उनको वेलकम करना मतलब उनको एकदम से मतलब एक तो वो अंदर से वैसे ही घबराए होते हैं अपनी डिजीज़ कंडीशन से, फिर हॉस्पिटल में आते तो वैसे उनको फियर एंजाइटी होती है, और तो उन सब में से उनके लिए पॉजिटिव अपना फीडबैक देना, मतलब ठीक है, पेशेंट के साथ अच्छी आईपीआर को मेंटेन करना, यानी कि जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है वो उनके सामने अच्छे से प्रेजेंट करना। टू ऑब्टेन नीडेड आइडेंटिफाइड डेटा, और क्या करना, और जो नीडेड आइडेंटिफाइड डेटा है मैंने जैसे बताया था आगे कि उनकी हिस्ट्री लेना, कि कहीं उसको कोई पहले से कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहा था, या किसी चीज़ से उसको एलर्जी है, या कभी कभी उसका कोई ऑपरेशन हुआ इससे पहले, ये सारी बातें उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ें के बारे में अच्छी से उनकी इन्फॉर्मेशन को लेना ताकि उनके ट्रीटमेंट में हेल्प हो सके, उस डेटा को उससे लेना, उसके रिलेटिव से लेना। पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो अच्छी से वो बता सकता है, साथ में उसके रिलेटिव का रिलेटिव से उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। और टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर सेफ्टी एंड कंफर्ट, ताकि पेशेंट को क्या मिल सके, इमीडिएटली केयर मिले और सेफ्टी का भी ध्यान रखना उसको, और उसको कंफर्ट भी प्रोवाइड करना। फिर उसमें होता है टू कोलैबोरेट विथ पेशेंट इन प्लानिंग, और एक कोलैबोरेट मतलब होता है कि फिर जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ली है और जो भी पेशेंट की डिजीज़ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो होती है प्लान करना, कि उसको मतलब प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव केयर, ताकि पेशेंट को पूरी जो भी उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको पूरी तरीके से उसकी ट्रीटमेंट प्रोवाइड मिल जाए, मतलब उसको केयर मिले जिसका कि उसकी राइट है, उसको ट्रीटमेंट मिले
जब हम उसकी इन्फॉर्मेशन ठीक से लेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसकी डिजीज़ कंडीशन को चेक करेंगे, उसके वाइटल ऑर्गन्स को देखेंगे। वाइटल ऑर्गन्स को ऐसे तो नहीं देख सकते ना, ब्लड प्रेशर की मशीन जो होती है उसकी हेल्प से उसका बीपी लेना, थर्मामीटर की हेल्प से उसका टेम्परेचर लेना, और विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप जो होते हैं, फिंगर्स टिप से उसकी पल्स लेना। इन सब से क्या होगा कि उसकी काउंट करना कि उसकी जो वेरिएशन है नॉर्मल से कितना ऊपर है, कितना नीचे है, ये सारी चीज़ें होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, मतलब वाइटल ऑर्गन को देखना कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसा फंक्शन कर रहे हैं। और जो उसकी प्रेजेंट की कंप्लेन है वो लेना कि इस समय उसको क्या हुआ है, तो उन सब का एक दूसरे के संग क्या कनेक्शन है, तो इससे उसको क्या मिलेगा, पूरी तरीके से हेल्प मिलेगी ट्रीटमेंट में। टू ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट साइन एंड सिम्टम, और फिर क्या करना, पेशेंट को ऑब्जर्व करना, यानी कि उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उसकी जो मतलब एक्टिविटी है उसको देखना, और उसके जो भी साइनम सिम्टम लक्षण है उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना। मतलब होता है उसको ऑब्जर्व करना मीन उसको देखना, चेक करना, और गैदर करना, और क्या करना, जनरल कंडीशन को पेशेंट की देखना। जनरल कंडीशन में वही सब आ जाएंगे कि नॉर्मल कंडीशन उसकी कैसी है, वो होगा विद द हेल्प, मतलब उस किससे होगा, वाइटल, और उसके जो वाइटल साइन है उसको देख के पता चलेगा कि उसकी जनरल कंडीशन कैसी है, ठीक है। और उसकी जो भी साइनम सिम्टम है उसको रिकॉर्ड करना, ताकि पेशेंट को प्रॉपर केयर मिल सके। टू सिक्योर सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, और इस चीज़ का प्रॉपरली मतलब इसका बिल्कुल से ध्यान रखना कि जो पेशेंट है उसको क्या मिले, सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले, यानी कि एंड हिज बिलोंगिंग, और जो भी उसके जो बिलोंगिंग्स मतलब होता है यहाँ पे, जैसे ऑर्नामेंट हो गए, वो कुछ पहन के आए हैं जो कीमती चीज़ें होती हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया या कुछ ऐसी एसेसरीज उसके पास है, वॉच है और कुछ भी है, उसको उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना, और उसकी पर्सनल चीज़ों का भी ध्यान रखना। जैसे कुछ भी उसके पास फॉर एग्जांपल छोटा सा एक उसके पास कुछ फ्लास्क है, पानी का ग्लास है या पानी की बॉटल है, यानी कि जो भी वो चीज़ें लेके आया है उन सब की भी उसका ध्यान रखना, यानी कि उसको प्रोवाइड करना बेड के पास में लॉकर, और जो चीज़ें उसके अगर ऐसी चीज़ें हैं जो कि थोड़ी कीमती चीज़ें हैं तो उसका भी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, सेफ्टी का ध्यान रखना। पेशेंट के साथ साथ उसके सामान का भी सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, सिक्योर रखना होता है। टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट, और ये बहुत ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट मतलब पॉइंट है कि जो प्राइवेसी है पेशेंट की उसका पूरा उसको ध्यान पे रखते हुए उसको मेंटेन करना। चाहे वो कर्टन लगा के हो, अगर उसके संग कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसका कर्टन लगा के उसका ध्यान रखना है, उसकी सारी जो है प्राइवेसी को मेंटेन करना है, ठीक है। टू हैंड ओवर द ज्वेलरी, जैसे मैंने बताया कि ऊपर कुछ ऐसे उसके जो चीज़ें होती हैं, यानी कि चाहे उसमें ज्वेलरी हो ना, और या फिर कोई उसकी अपनी पर्सनल आइटम्स हैं, तो उसका पूरा ध्यान रखना। तो उसको क्या करना है, हैंड ओवर करना। जैसे ज्वेलरी है, वैल्यूएबल आइटम है पेशेंट्स के, यानी कि उसको उसके क्लोज पर्सन, यानी कि जो उसका रिलेटिव है, जैसे कोई पर्सन है, उसकी मदर है या उसकी वाइफ है, और या अगर कोई वाइफ है तो उसका हस्बैंड है, या उसके कोई घर के पेरेंट्स आए हैं, तो इन तरीके से जो भी उसके नियरेस्ट यानी कि क्लोज जो रिलेशन वाले हैं उनको हैंड ओवर करना। और इन केस द क्लाइंट इज़ माइनर, अगर वो बच्चा है या फिर वो अनकॉन्शियस है पेशेंट, यानी कि छोटा बच्चा है, या फिर माइनर मीन होता है बिलो दी 18, यानी 18 साल से नीचे है, अंडर 18 है, या फिर उसका अनकॉन्शियस पेशेंट है, यानी कि पूरी तरीके से वो होश में नहीं है। और अनकॉन्शियस मतलब होता है बेहोश, बेहोशी की हालत में, ठीक है। या फिर सेमी कॉन्शियस का मतलब हो गया आधा आधा होश में। तो अगर ये पेशेंट जो है होश में नहीं है, छोटा है, तो उसमें क्या करना, कीप इट इन नर्स कस्टडी, जो भी उसके जो आइटम है, ये ज्वेलरी वगैरह, वो सारी नर्सिस की कस्टडी में रहेंगे। विद 2 विटनेस, किसके सामने, 2 कोई विटनेस होने चाहिए, उनके सामने उसको वो कस्टडी में लेना है। और ऐसे ही नहीं लेना है, उसकी एक लिस्ट बनानी है कि ये क्या क्या आइटम उसने रिसीव करे हैं, और उन 2 जो विटनेस है उनसे भी उसमें सिग्नेचर और डेट लेके उसको अपनी लॉकर में, या जो भी उसके पास लॉकर है वहाँ पे उसको संभाल के रखना है। अगर पेशेंट के कोई भी क्लाइंट नहीं है साथ में, या पेशेंट अनकॉन्शियस है, या पेशेंट
छोटा है तो यहाँ और उसके कोई रिलेशन में नहीं है तो उनके जो सामान होता उसका भी ध्यान रखना और उसको लॉक करके रखना जब तक कि वो जब तक वो पेशेंट्स ठीक ना हो जाए उसको हैंड ओवर करेगी या फिर कोई उसके नियरेस्ट रिलेटिव हो तो उनको हैंड ओवर करेगी, और वो भी रिसीविंग लेके। फिर है टाइप ऑफ एडमिशन। तो टाइप ऑफ एडमिशन 2 तरीके से होते हैं, इमरजेंसी एडमिशन एंड रूटीन एडमिशन। तो जो इमरजेंसी एडमिशन होता है, इनकेस पेशेंट आर एडमिटेड इन अक्यूट कंडीशन अक्वायर इमीडिएट केयर। जब पेशेंट क्या होता है एक अक्यूट कंडीशन में आता है, यानी कि सीरियस कंडीशन में पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है, कोई ऐसी डिजीज़ कंडीशन के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है उसको, तो उसको क्या देना है, इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट विद एक्सीडेंट, अगर पेशेंट एक्सीडेंट का है, पॉइजनिंग का है, बर्न हो गया अचानक ही, या फिर हार्ट अटैक आ गया पेशेंट को, यानी कि जो सडनली उसको उसके साथ कुछ ऐसी सडन इवेंट हो रहे हैं, सडनली उसके संग कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, जैसे एक्सीडेंट हो गया ये, या फिर किसी पेशेंट ने बाय मिस्टेक या जानबूझ के पॉइजन ले लिया है, या फिर वो अचानक बर्न हो गया पेशेंट, या हार्ट अटैक आ गया, ये सारी चीज़ें सडनली होती हैं, कोई ये पहले से प्री प्लान करके नहीं होती हैं। तो इसमें क्या करना, अपने पास ऐसा मतलब तैयार करके रखना है इमरजेंसी सेटअप को, ताकि पेशेंट जब आए तो उसको इमीडिएट केयर मिल सके, इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल सके इमरजेंसी, ताकि उसकी लाइफ क्या हो सके, सर्वाइव कर पेशेंट कर सके। उसके बाद है रूटीन एडमिशन। ये तो हो गया इमरजेंसी एडमिशन, इसमें कि आपके पास जो होता है ऑक्सीजन आ जाएगा, इमरजेंसी ट्रे आ जाएगी, इमरजेंसी ड्रग आ जाएगी, आईवी बॉटल्स आ जाएंगी, यानी कि ये सारी चीज़ें रेडी रहती है हॉस्पिटल में ताकि उसको इमीडिएट केयर मिल पाए। तो ये हो गया इमरजेंसी एडमिशन, जो इमरजेंसी के टाइम पे हॉस्पिटल में पेशेंट लाया जाता है और उसका एडमिशन कराया जाता है, उसको बोलते हैं इमरजेंसी एडमिशन। दूसरा हो गया रूटीन एडमिशन। इसमें क्या होता है कि इन पेशेंट आर एडमिटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, यानी कि ये प्री प्लान होता है। रूटीन का मतलब होता है कि जो रूटीनली होता है एडमिट कुछ पेशेंट, जैसे कि किसी को अपना इन्वेस्टिगेशन कराना, फॉर एग्जांपल कोई शुगर का पेशेंट है, यानी कि डायबिटीज़ पेशेंट है, अब उसने देखना है कि मेरी शुगर लेवल कम है या ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, जो कम होते हैं, जो नॉर्मल रूटीन तो घर पे भी हो जाते हैं या छोटी मोटी क्लिनिक में, लेकिन किसी को उसके साथ कुछ और प्रॉब्लम भी है तो वो ये करेंगे, एडमिट हो जाएंगे, एडमिट होंगे 1 दिन के लिए, मतलब या शॉर्ट पीरियड के लिए, ताकि उनका रूटीन चेकअप हो जाए, जिसमें कि वो शुगर टेस्ट करा रहे हैं, ब्लड रिपोर्टिंग करा रहे हैं, क्योंकि वो भी रिपोर्ट मिलने में उन्हें टाइम लगता है, 24 आवर्स में आती कुछ रिपोर्ट कुछ, और वो क्या करेंगे, चलो एडमिट हो जाते हैं, उसके साथ उसको ट्रीटमेंट भी मिलेगा। तो वो हो गया रूटीन में कि इन्वेस्टिगेशन कराना है या फिर मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, यानी कि किसी को फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो वो क्या करेंगे, जब तक कि वो बहुत ज़्यादा जो होती अंडर कंट्रोल, मतलब जब तक कि वो लेवल पे ना आ जाए, तो वो क्या करेंगे, एडमिट हो जाएंगे, मतलब डॉक्टर बोलेंगे अभी आप एडमिट हो जाइए, 2-3 दिन तक का या 1 हफ्ते तक आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चलेगा। ये जब आप थोड़ी नॉर्मल कंडीशन में जब पेशेंट आ जाता है तब उसको डिस्चार्ज होता है। फिर सर्जिकल भी ट्रीटमेंट का भी यही है प्री प्लान, कि फॉर एग्जांपल अचानक ही उसको क्या हो गया कि सर्जरी करानी है, किसी मतलब उसकी स्टोन है, किडनी में स्टोन है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, या फिर उसकी कोई ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो कि मतलब प्री प्लान होते हैं, तो उसके लिए उसको एडमिट करना। और जैसे कि इमरजेंसी ऑपरेशन भी होते हैं, जैसे कि एपेंडेक्टमी हो गई, यानी कि अचानक ही उसको पेन हुआ राइट साइड इलियक फोसा में, तो वो क्या होगा, अपेंडिक्स का पेन आएगा, अपेंडिक्स का, तो ऐसे तो दिखेगा नहीं, तो उसको एडमिट होना पड़ेगा कि क्यों हो रहा पेन, तो उसके लिए हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े, उसको रिमूव करना पड़े जो अपेंडिक्स है, तो वो भी इमरजेंसी उसमें भी आते हैं और रूटीन ऑपरेशन में भी आते हैं। तो उसके लिए पेशेंट को रूटीन वो कराने के लिए एडमिट होना पड़ेगा, मतलब उसे पता है कि मुझे क्यों एडमिट होना है, ये तो रूटीन एडमिशन में आ गया। ट्रीटमेंट इज़ गिविंग अकॉर्डिंग टू द पेशेंट प्रॉब्लम। तो ये रूटीन एडमिशन में, जैसे मैंने ऊपर बताया कि पेशेंट की प्रॉब्लम को देखते हुए इसमें क्या देना होता है, ट्रीटमेंट देना होता है। और फॉर एग्जांपल गिविंग द पेशेंट, ये जैसे मैंने बताया था कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, और ब्रोंकाइटिस है, और कोलेसिस्टेक्टमी है। टॉटमी का मतलब हो गया कि जो भी कोलेसिस्टेक्टमी का मतलब हो गया वही गॉल ब्लैडर को रिमूव करना, ठीक है, मतलब कि गॉल ब्लैडर को
आउट कर देना अगर उसमें स्टोन है। तो ये हो गया। तो मैंने बोला था जैसे कि कोई ऑपरेशन का ये है, उसके लिए एडमिट हो रहा, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा, कंट्रोल में नहीं है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए, या शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया, उसको नॉर्मल करके करना लाना है, ब्रोंकाइटिस हो रही है, तो ये सब चीज़ों के लिए क्या होना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा, ताकि उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिल पाए और फिर वो आराम से लीव हॉस्पिटल से छुट्टी मिल पाए। तो उसको बोलते हैं रूटीन एडमिशन। तो कितने तरीके के थे, इमरजेंसी या रूटीन, तो दोनों समझ में आ गया होगा, दो ही तरीके एडमिशन होते हैं। उसके बाद हो गया यूनिट एंड इट्स प्रिपरेशन। अब हॉस्पिटल में कितने यूनिट होते हैं और उसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तैयार कैसे करते हैं, यही सब हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट देखते हैं। ये होता है एक ऐसा प्लेस वेयर द पेशेंट इज़ केप्ट ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे। जब पेशेंट जो होता है हॉस्पिटल स्टे के समय इसमें रहता है, जितने भी टाइम में वो हॉस्पिटल में रुकता है तो वो इसमें रहता है अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो इसको वो जो उसका बेड होता है जहाँ जिस रूम में, उसको बोलते हैं यूनिट। और जो admitting admitting department notify the unit prior to the patient's arrival so that the room bed can be prepared। जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे पेशेंट रहता है उसका जहाँ पे बेड होता है, उस जो रूम होता है जिसको उसी को उसमें जहाँ पे पेशेंट जिस डिपार्टमेंट में पेशेंट रहता है, यानी कि उसकी डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग जिस रूम में उसको रखा जा रहा, जिस रूम में उसका बेड प्रिपेयर किया जा रहा, उसको यूनिट बोलते हैं। स्पेशल कंसिडरेशन किसे बोलते हैं, सम ऑफ द एक्टिविटीज़ कैरीड आउट बाय द नर्स बिफोर द पेशेंट इज़ टू बी एडमिटेड आर, यानी कि इसको हम आगे देखेंगे कि कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो कि नर्स के द्वारा कैरी आउट की जाती हैं, जो कि स्पेशल कंसिडरेशन उसको बोलते हैं। यानी कि पेशेंट के जब पेशेंट बिफोर द एडमिशन, यानी कि पेशेंट के एडमिशन से पहले जो कुछ भी काम होता है जो नर्सिस के द्वारा की जाती है एक्टिविटीज़, उसको स्पेशल कंसिडरेशन बोलेंगे। अब ये हो गया यूनिट एंड इट्स प्रिपरेशन। तो इसमें हम यूनिट एंड इट्स प्रिपरेशन कंटिन्यू है ये। तो इस सबसे पहले जो नर्सिस होती है, क्या मैंने बोला था स्पेशल कंसिडरेशन क्या होगा, कीपिंग द बेड रेडी, यानी कि उनके बेड को रेडी करना जिसमें कि पेशेंट आएगा। तो ठीक है, तो ये रखना होता है इसमें पेशेंट का बेड, जैसी पेशेंट आ रहा उसी समय नहीं उसको रेडी करना होता है कि रुक जाओ खड़े रहो, हम तुम्हारा बेड प्रिपेयर कर रहे हैं या करवा दे रहे हैं, उसके बाद ऐसा नहीं होता है। यानी कि पेशेंट के लिए हमेशा जो हॉस्पिटल होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, उसमें बेड हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, ठीक है, रखने पड़ते हैं। तो ओपन द बेड इसमें भी बेड के टाइप होते हैं, जैसे कि ओपन बेड हो गया, फोल्ड बैक द बेड स्प्रेड हो गया, टॉप ब्लैंकेट हो गई, टॉप शीट हो गई, कवर द बेड, यानी कि ये एक नेम है। तो इसमें क्या होता है, ओपन बेड का मतलब होगा कि जब बेड को तैयार किया जाता है तो उसको ऊपर से थोड़ा सा जो उसकी जो ब्लैंकेट होता है उसको खोल के रखा जाता है, ये हो गया ओपन बेड हो गया। फोल्ड बैक एंड बेड स्प्रेड, ठीक है। और टॉप ब्लैंकेट हो गया, जो जो टॉप ब्लैंकेट होगा और जो ये हो गया, उसको पूरा ऐसे करके खोल के रखा जाता है, ओपन करके रखा जाता है दोनों को, बेडशीट को और टॉप ब्लैंकेट को, जिसको कि उसको ओढ़ना होता है पेशेंट को, टॉप शीट को। तो ये हो गया बेड को रेडी करना, मतलब अब पता है कि ये रेडी है, बस इसको हटाना और पेशेंट को लिटाना है। तो उसका एक साइन होता है, सिंबल होता है कि हाँ इसमें कोई पेशेंट नहीं है, ये रेडी है। तो ये होता है, अगर मतलब हर किसी उसका भी एक साइन होता है कि ये वाला बेड रेडी है, जो कि ऊपर से थोड़ा सा नीचे को फोल्ड किया जाता है, मतलब पूरा जो चादर कंबल होता है उसको पूरा बिछा के तैयार करके जो होता है वो, जैसे घरों में रजाई गद्दे ये सब तय कर दिए जाते हैं, ब्लैंकेट जो ओढ़ते हैं जिसको कि ओढ़ते हैं उसको तय करके रखते हैं। हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता, उसको पूरा स्प्रेड करके रखते हैं, और जो ऊपर से जो जहाँ हेड साइड से उसको जहाँ से उसको ब्लैंकेट जहाँ उसका सर होता है पेशेंट का, हेड एंड साइड जो होता है, उसको नीचे को थोड़ा सा ब्लैंकेट और टॉप शीट का मतलब होता है जिसको पेशेंट ओढ़ेगा, तो उन दोनों को एक साथ नीचे को थोड़ा सा ओपन करके रखा जाता है और दोनों साइड से उसको अंदर फोल्ड किया जाता है, उसी को बोलते हैं ओपन बेड, ठीक है। कवर बेड विथ फुल बेड लेंथ मैकिंटॉश इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट बेड फ्रॉम द सॉइलिंग। और क्या किया जाता है, पूरे जो बेड होता है उसको जो मैकिंटॉश होता है उस लंबाई में उसको मतलब
स्प्रेड किया जाता है लेंथ वाइज। मतलब ये होता है मैकिंटॉश का मतलब होता है रबड़ की चादर। जो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में एक रबड़ की चादर होती है जो कि उसके ऊपर, यानी कि जैसे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे नीचे गद्दा लगा हुआ है, यानी कि मैट्रेस है, और मैट्रेस के ऊपर जो होता है वो होगा लंबा लॉन्ग मैकिंटॉश जिसे बोलते हैं, यानी कि लंबी रबड़ की चादर, ताकि वो उसको किसको प्रोटेक्ट कर सके, मैट्रेस को प्रोटेक्ट कर सके, यानी कि गद्दे को। जब बेड कोई भी पेशेंट है वो बेड पेन फॉर एग्जांपल वो बाथरूम नहीं जा सकता, उसको यूरिन वहीं पास करवाना पड़ रहा है और उसको बेड पेन वहीं पे प्रोवाइड करवाना पड़ रहा है, तो यूरिन स्टूल वो बेड पे ही पास कर रहा है, या फिर वो कुछ पानी पी रहा है, पानी गिर गया, कुछ भी हो सकता है, और या उसके स्वेटिंग से, तो जो नीचे का जो मैट्रेस है वो क्या हो, प्रोटेक्ट रहे, यानी कि वो ख़राब ना हो। हर समय उसको कौन चेंज करता रहेगा। तो इसलिए क्या होता है कि उसको बचाने के लिए रबड़ की शीट बिछाई जाती है मैट्रेस के ऊपर, और उसके ऊपर जो होती है टॉप शीट बिछाई जाती है, ताकि पेशेंट को ठंड ना लगे। एकदम रबड़ की चादर में उसको नहीं लिटाते हैं। मैकिंटॉश के ऊपर जो होती है वो शीट होती है लंबी, उसके ऊपर पेशेंट होगा। उसके ऊपर भी शॉर्ट मैकिंटॉश होता है, यानी कि छोटा, जो कमर के नीचे और बिछाया जाता है पेल्विक रीजन पे। उसके ऊपर होती है ड्रॉ शीट। ड्रॉ शीट का मतलब होता है हाफ चादर, जो कि उस हाफ मैकिंटॉश यानी कि हाफ रबड़ की चादर को क्या करती है, कवर करके रखती है, जो कि उसकी पेल्विक रीजन पे होता है पेशेंट के, जिससे कि वो उसका जो नीचे का जो टॉप शीट होती है और जो मैकिंटॉश जो चादर गद्दा होता है वो ख़राब ना हो। और उसके ऊपर होता है ब्लैंकेट, जो मतलब टॉप शीट के ऊपर ब्लैंकेट, जिससे कि पेशेंट जो टॉप शीट की होती है ताकि पेशेंट को चुभे ना ब्लैंकेट, तो ब्लैंकेट के अंदर भी एक शीट डालता है, उसी को बोलते हैं टॉप शीट, जिससे कि वो ओढ़ता है, जिससे कि पेशेंट को कवर किया जाता है। तो अभी पेशेंट नहीं है तो बेड को बनाने के लिए ये सारी जो मैंने अभी बोले लिनन, ये सारा रेडी करके बिछा के तैयार करके उसको रखा जाता है, कवर किया जाता है, और पूरे बेड को पूरा कवर कर दिया जाता है, ढाक दिया जाता है। ऊपर वाली ब्लैंकेट इन सबको कहीं से भी नहीं ओपन किया जाता, ताकि जो बेड है वो प्रोटेक्ट रहे किससे, डस्ट से, यानी कि डस्ट वगैरह से, धूल धक्कड़ उसमें ना लगे। जब पेशेंट आता है, अब उसको फ़ोन आ गया ऊपर कि नीचे इमरजेंसी से कोई पेशेंट आ रहा है वार्ड में, तो जो नर्सेस होती हैं वो क्या करेंगी, उस ऊपर वाले हेड के साइड से उस जो पूरा कवर किया था, बेड को ढाक के रखा था, हर जगह से टक करके रखा था, यानी कि दबा के रखा था ब्लैंकेट और उन सबको, वो हेड साइड से थोड़ा ओपन करके उसको खोल के रख देती है, यानी कि उसको ओपन करके रख देती है एक साइड से ब्लैंकेट को और टॉप शीट को, जिससे कि पेशेंट इजीली उस मतलब ला के उसमें लिटा सके और पता चल जाए कि ये बेड एम्प्टी है, यानी कि खाली है, सिर्फ ये पेशेंट के लिए रेडी करा गया है, अभी इसमें कोई बेड पेशेंट नहीं है बेड पे। तो ये हो गया बेड को रेडी करना। उसके बाद हो गया सेकंड, हो गया पोजीशन द बेड, यानी कि बेड की पोजीशन क्या होगा कि जो पेशेंट होगा, फॉर एम्बुलेटरी क्लाइंट बेड शुड बी इन नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, जो पेशेंट जो होते हैं, जो एम्बुलेटरी क्लाइंट होते हैं, यानी कि जो चलने फिरने वाले पेशेंट होते हैं, उनके लिए जो होता है नॉर्मल पोजीशन होती है बेड की। कोई ऐसा नहीं है कि एक ओर से ऊंचा करना है, एक ओर से नीचा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मल एक बेड होता है उसी तरीके से तैयार होगा। लेकिन इफ़ द क्लाइंट हैज़ अराइव्ड ऑन द स्ट्रेचर, बेड शुड बी इन लोवेस्ट पोजीशन। अगर पेशेंट जो होता है वो चलता फिरता नहीं है, क्लाइंट जो होता है वो किस पे आ रहा है, स्ट्रेचर पे आ रहा है, तो उसके लिए बेड जो होगा थोड़ा नीचे रखना चाहिए। मेक श्योर दैट फर्नीचर इन रूम हैज़ बीन अरेंज टू इंश्योर ईजी एक्सेस टू द बेड। और ये ध्यान रखना चाहिए जो फर्नीचर है जो पेशेंट को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, साइड लॉकर हो गई, उसका स्टूल हो गया, और जो भी पेशेंट के रिलेटिव के लिए भी वहाँ पे कुछ सामान होता है, और रिलेटिव से ज़्यादा यहाँ पे पेशेंट को ध्यान रख के जो फर्नीचर पेशेंट यूज़ करना है पेशेंट के थ्रू, लाइक साइड लॉकर हो गई, स्टूल हो गया, कभी वो स्टूल में भी उठ के बैठेगा, तो वो सब चीज़ों को क्या करना है, जहाँ तक वो ईजीली उसको मिल पाए ऐसे ईजी उसको रखना है, उससे ज़्यादा दूर पे नहीं रखना है। ठीक है, ताकि वो अपनी बॉटल, पानी की बॉटल, ग्लास वगैरह उसमें रख सके और उसको यूज़ कर सके। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ द बेड। ठीक है, जो पेशेंट नॉर्मल होते हैं उनके लिए नॉर्मल पोजीशन होनी चाहिए। जो पेशेंट स्ट्रेचर पे आ रहे हैं, पेशेंट चल फिर नहीं पा रहे हैं, उनका बेड थोड़ा नीचे होना चाहिए ऊंचाई से, यानी कि उसमें की होती है, तो उस की से उसको बेड को थोड़ा डाउन करके रखते हैं, ताकि पेशेंट ईजीली उस पर
आ पाए, लेट पाए, ठीक है। और जो भी वो फर्नीचर यूज़ कर रहा है वो उसके पास ही रखा जाता है ताकि पेशेंट वो इजीली उसको यूज़ कर सके। उसके बाद थर्ड वन इज़ असेंबल नेसेसरी इक्विपमेंट एंड सप्लाईज। और जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट होते हैं, सप्लाई होते हैं, उसको असेंबल करके रखना, ठीक है। और ये जो हॉस्पिटल एडमिशन पैक विच कंटेन्स आइटम सच एज बेसिन, बाथ, ड्रिंकिंग ग्लास, प्लेट, थर्मामीटर, पेपर्स एंड लोशन जो होते हैं वो असेंबल करके तैयार करके रखना होता है। इक्विपमेंट जो कि और जो भी सप्लाई होती है जो कि पेशेंट के यूज़ के लिए होती है उसको तैयार करके रखना होता है। असेंबल स्पेशल इक्विपमेंट एंड सप्लाई। द क्लाइंट में रिक्वायर ऑक्सीजन थेरेपी। अगर पेशेंट को क्या होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो और इज़ मॉनिटर्ड और सक्शन इक्विपमेंट, इसमें ऑक्सीजन थेरेपी आ जाएगी, सक्शन इक्विपमेंट आ जाएंगे, कोई मॉनिटर्स हैं वो आ जाएंगे। और जो नर्सेज शुड मेक श्योर द इक्विपमेंट इज फंक्शन प्रॉपरली। और ये ध्यान रखना होता है नर्सेज का, ये भी नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, सक्शन मशीन हो गई और जो मॉनिटर्स होते हैं ये सारे कैसे होने चाहिए, फंक्शनिंग कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि ये जो होते हैं प्रॉपर फंक्शन में हो, ठीक है। एंड इज़ रेडी फॉर द पेशेंट यूज़ इन और ताकि ये क्या सके, पेशेंट के यूज़ के लिए रेडी रह सके। जब भी पेशेंट को यूज़ करना है तो ये चीज़ें फटाफट रेडी रहें। तो इसके बीच इसको चेक करते रहना चाहिए कि सारे जो होते हैं वो फंक्शनिंग ऑर्डर पे हो। तो ये सब चीज़ किसकी है, नर्सिस की है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स। तो इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्स शुड मेक एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली एंड कर्टिसियस टू पेशेंट। मतलब कि कर्टेसी होनी चाहिए उसके साथ, पेशेंट के साथ, उसको मतलब रूडली बात नहीं करनी है, फ्रेंडली उसके साथ रहना है ताकि वो जो भी काम करती है वो सारा जो भी काम कर रही है वो अपना ऐसा ना दिखाए, रूड ना दिखाए, इजी वे में काम करें, फ्रेंडली उसके साथ उसके ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करें, उसको केयर प्रोवाइड करें, ठीक है। और उसके संग कर्टेसी रखें, यानी कि दया भाव टाइप के उसके साथ रखना है, ठीक है। और क्या होना है, फैसिलिटेट एडमिशन टू पेशेंट इन अ केयर सेटिंग टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर द पेशेंट। और क्या करना है, जब भी पेशेंट जो होता है, जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना, यानी कि जो उनका राइट है, जो भी उनको नीड के अकॉर्डिंग उनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना। और उनको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखना कि उनकी कंडीशन कैसी है पेशेंट की, जब से वो आया कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। तो इसमें प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में पेशेंट की कंडीशन को देखना। और असिस्ट एंड इवॉल्वेट पेशेंट्स हेल्थ फॉर नर्सिंग केयर, पेशेंट को चेक करना, असिस्ट करना और उसकी हेल्थ को इवॉल्वेट करना, नर्सिंग केयर उसको प्रोवाइड करना, ठीक है। और क्या होता है, ओरिएंट पेशेंट एंड रिलेटेड टू हॉस्पिटल पॉलिसीज़। और जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ हैं पेशेंट को उसके बारे में बताना और पेशेंट को और उसके रिलेटिव्स को उसके बारे में इंस्ट्रक्ट करना कि ये यहाँ की पॉलिसीज़ है, पहले ही उसको बता देना है हॉस्पिटल की जो भी रूल एंड रेगुलेशन है कि कितने बजे विजिटिंग टाइम है, कितने लोग रह सकते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ें अलाव है क्या नहीं है। अगर हॉस्पिटल के कपड़े अलाव हैं तो वो उनको जो बाहर की चीज़ें हैं वो, यानी कि कहीं होता है कि उनको बाहर से खाना ला के नहीं देना होता है, सिर्फ हॉस्पिटल का फूड प्रोवाइड करना होता है। जैसी भी उनकी पॉलिसीज़ होती है हॉस्पिटल की वो उनको इंस्ट्रक्ट कर देना पहले ही कि ये चीज़ें हैं। फिर है डेवलप हेल्थ केयर नर्सिंग प्लान। और क्या करना, जो नर्सिंग केयर प्लान है उसको बनाना पेशेंट को इन कोऑर्डिनेशन विद द क्लिनिशियंस और डॉक्टर और क्लिनिशियंस मीन जो भी उसके हेल्थ वर्कर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ मिलके जो भी नर्सिंग केयर प्लान होता है उसको बनाना होता है कि अब इसको क्या प्रोवाइड करना है, जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें कौन कौन से इसको इंटरवेंशन इसके साथ करने हैं। तो आपस में कोऑर्डिनेशन सब में होना चाहिए जितने भी हेल्थ टीम होती है। ऑब्जर्व पॉलिसीज़ इन डीलिंग विथ मेडिको लीगल केस। और क्या करना है कि जो भी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि पेशेंट के साथ मतलब हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको ऑब्ज़र्व करना, उसको ध्यान में रखते हुए उसको केयर देना ताकि मेडिको लीगल केसेस जो होते हैं, जो मेडिकल लीगल केस होते हैं, जैसे कोई प्रिजनर आ गया या फिर कोई पॉइजनिंग केस है
या फिर कुछ भी इस तरीके के जो मेडिको लीगल केसेस होते हैं उसको उनके लिए जो भी पॉलिसीज़ बनी है उसको ध्यान में रखते हुए उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का ऑपरेशन होना है तो उससे क्या लेना है, लीगल कंसर्न ले लेना है पहले कि भाई ये जो ऑपरेशन है ये हम अपनी जिम्मेदारी में करा रहे हैं, इसके लिए हम पूरी तरीके से रेडी हैं, ये है कंडीशन इसकी ऐसी, हमको बता दिया गया अलाना, जो कुछ भी है उसको उसके सिग्नेचर ले लेना ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। और मेडिको लीगल केसेस हैं तो उनके लिए भी ध्यान में रखते हुए उनको काम करना कि जैसे भी जो भी विसरा है उसको प्रिजर्व रखना है, यानी कि जो पॉइजनिंग केस है तो उनका जो भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अगर उसका स्टमक वॉश कर रहे हैं तो जो कुछ भी उसका जो स्टमक वॉश से जो भी कंटेंट हो रहा है उसको डिस्कार्ड नहीं करना है, उसको प्रिजर्व करके रख लेना है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में काम, मतलब जांच में काम आए। तो इस तरीके से कुछ ऐसी, और जैसे किसी का ऑपरेशन हो रहा है उसकी नेफ्रेक्टमी हुई, फॉर एग्जाम्पल नेफ्रेक्टमी मीन होता है किडनी रिमूव हो रहा है, तो उसको भी फेंकना नहीं होता है कूड़े में, उसको रखना होता है ताकि वो बाद में पेशेंट को मतलब कोई भी, चाहे किडनी हो, चाहे स्टोन हो, गॉल स्टोन हो, गॉल ब्लैडर हो, या फिर कुछ भी ऑर्गन अगर रिमूव किया ऑपरेशन के, ये तो मैं जैसे एग्जांपल्स बता रही हूँ, तो ऐसी ब्लंडर नहीं करना है कि उसको बिना पेशेंट के रिलेटिव को दिखाए हुए, बिना पेशेंट को दिखाए हुए उसको फेंक दे। तो और इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जिसको ध्यान में रखना होता है, नहीं तो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो ये जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए डील करना। फिर उसके बाद हो गया नर्स शुड रिकॉग्नाइज एंड वेरियस नीड ऑफ द पेशेंट एंड मीट देम विदाउट डिले, यानी कि जो भी नर्सिस को ये ध्यान में रखना होता है कि पेशेंट की क्या नीड होती है, क्या ज़रूरत है, इमरजेंसी केयर उसको मिल रही है कि अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी वाइज काम करना विदाउट डिले, यानी कि बिना डिले, बिना टाइम गवाए, बिना टाइम वेस्ट करे हुए पेशेंट को उसकी नीड के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना और उसको समझना कि उसको क्या ट्रीटमेंट देना है। तो ये नर्सिस को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए ताकि पेशेंट की ट्रीटमेंट में अगर डिले होगा तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। नर्स शुड फाइंड आउट लाइक एंड डिसलाइक ऑफ द पेशेंट। अब ये जो नर्सिस हैं उसको पेशेंट की लाइक और डिसलाइक का भी ध्यान रखना होता है कि ताकि वो जो भी है उसकी लाइक एंड डिसलाइक इंक्लूडिंग पेशेंट इन हिज और हर प्लान ऑफ केयर, ताकि जो भी डिसलाइक और लाइक है वो अपने जो नर्सिंग केयर प्लान है उसमें वो उसके अकॉर्डिंग प्लान कर पाए कि उसको क्या देना है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन की कोई न्यूट्रिशन जो उसको कोई डाइट प्रोवाइड करनी है, तो फॉर एग्जांपल पेशेंट बहुत एनीमिक है तो ये ध्यान में रखना होगा कि क्या उसको क्या चीज़ें पसंद है, पसंद मीन जो उसके लिए वैल्यूबल है, तो वो चीज़ें उसको प्रोवाइड करना है। तो किस तरीके से उसको वो चीज़ लेना पसंद है, कि बॉईल करके देना पसंद है, या ताकि डाइटिशियन को इसकी इन्फॉर्मेशन दे पाए कि हाँ भाई ऐसा है। वैसे तो डाइटिशियन भी, लेकिन ज़्यादातर एक जो नर्सिस होती है वो उसके नज़दीक होती हैं, उसके 24 आवर्स नर्सिस जो होती हैं वो वहाँ वार्ड में या यूनिट्स में रहती है, तो अपना IPR जो होती है वो अच्छा से मेंटेन करती है। तो उनको पता चलता है कि पेशेंट क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी प्लान होता है वो देना होता है उनको, मतलब डाइट हो या फिर कुछ भी जो कि पेशेंट के उसमें मतलब फ़ायदे के लिए हो। तो ये चीज़ें उसको अपने नर्सिंग केयर प्लान में डालनी होती हैं। उसके बाद हो गया नर्स शुड एड्रेस द पेशेंट बाय देयर नेम एंड प्रॉपर टाइटल। और नर्सिस को हमेशा पेशेंट को उसके नेम से बुलाना चाहिए। ठीक है, पेशेंट को मतलब एड्रेस द पेशेंट बाय देयर नेम एंड प्रॉपर टाइटल, जो भी उसका टाइटल या तो टाइटल होता है पेशेंट का उससे बुलाएं, उसके नेम से बुलाएं। तो ये उसको ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि पेशेंट है तो उसको AO अगर ऐसे करके बोलेंगे तो उसको फील होगा, तो हमेशा उसको रिस्पेक्टफुली उसको एड्रेस करना चाहिए, बात करनी चाहिए। रिस्पेक्ट वैल्यूबल एंड क्लोथ शुड बी हैंडेड ओवर, मतलब ये तो पहले भी हमने बताया था कि ये भी इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी उसके वैल्यूबल्स हैं, उसके जो क्लोथ्स हैं यानी कि ऑर्नामेंट्स हैं, कोई भी कॉस्टली आइटम है उसको उसके रिलेटिव्स को हैंड ओवर करना है जो कि उसके नीडी मतलब ज़्यादा नज़दीक हो पेशेंट के, और उसको देने से पहले उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उनको दे रहे हैं, और उनसे रिसीविंग भी लेना चाहिए डेट वाइज, ताकि नर्सिस के ऊपर कोई भी बाद में प्रॉब्लम ना हो कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें, और वो भी 2-3 गवाहों के सामने ये सब चीज़ें करनी चाहिए। कोऑर्डिनेट
विथ अदर नर्सिंग स्टाफ, और जो अदर हेल्थ टीम मेंबर्स होते हैं यानी कि जो सीनियर्स नर्स होती हैं वो उनके अंडर में जितने भी स्टाफ काम कर रहे होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना आप करके रखना है अपने को, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। एंड हेल्थ केयर टीम टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर, जो भी हेल्थ केयर टीम होती है जो जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए नर्सिस को। ये भी उनका एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंश्योर सेफ एंड कंपनसेट नर्सिंग केयर टू द पेशेंट, और जो है ये इसके लिए इंश्योर होना चाहिए कि जो पेशेंट है उसको सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट सेफ़ है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को बेड प्रोवाइड किया और वहाँ पर ओपन वो वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है जो कि ठीक से मतलब वहाँ पे कटी फटी है, टूटी फूटी है, पड़ी हुई है, मतलब ओपन है, तो वहाँ पे उसका ध्यान रखते हुए देखना चाहिए कि नहीं यहाँ पर इसको कुछ इसके संग प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, तो उसको क्या करना चाहिए, वहाँ पहले ही उसको रिपेयरिंग, इन सब चीज़ों का भी नर्सिस को ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ऐसे आइटम नहीं होने चाहिए या ऐसी, अब अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है फॉर एग्जांपल, तो ये नहीं कि, या सेमी कॉन्शियस मतलब कि आधा आधा उसको होश है और पूरी तरीके से होश में नहीं है, तो जो जो बेड होता है उसमें जो साइड रेल होती है उसको ऊंचा करके रखना होता है हो पेशेंट को, ताकि पेशेंट की जो बेड रेल होती है, बेड की जो साइड में जो उसका जो बॉर्डर होता है उसको ऊंचा करके रखना कर ले ताकि पेशेंट गिरे ना, और या फिर उसको किसी किसी के अंडर में रखना चाहिए, उसके रिलेटिव्स को ध्यान में देना चाहिए कि ये पेशेंट का ध्यान रखें। इस तरीके से पेशेंट की पूरी सेफ्टी का उसको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और उसका नर्सिंग केयर उसको प्रॉपरली मिल पा रही है कि नहीं ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और इंटरेक्ट विद पेशेंट एंड देयर फैमिलीज इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एंड नर्सिंग केयर, और क्या करना चाहिए, जो पेशेंट है और उसकी जो फैमिलीज़ हैं, पेशेंट की उनकी फैमिलीज़ हैं, उन उनको भी क्या करना चाहिए, नर्सिंग केयर प्रोवाइड, मतलब पेशेंट की नर्सिंग केयर उसको देना चाहिए। तो उनके लिए भी फैमिलीज़ को उनका इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि क्या क्या ये उसके संग कर सकते हैं जो कि पेशेंट के हेल्प के लिए। फॉर एग्जांपल बैक केयर देना है तो पेशेंट के रिलेटिव्स को बताएं कि इसकी हाइजीन मेंटेन करें और इसकी बैक केयर करें उसको। ये मतलब ये सारी चीज़ें पेशेंट और पेशेंट की फैमिलीज़ को भी हेल्थ केयर और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है। तो अब फैमिलीज से मतलब हो गया यहाँ पे रिलेटिव्स, तो जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी वो इंटरेक्ट करके रखें कि ताकि ये पेशेंट को ठीक से हेल्थ केयर प्रोवाइड हो पाए। प्रोवाइड पोस्ट सर्जिकल केयर टू द पेशेंट, और पेशेंट को क्या करना है, पोस्ट सर्जिकल केयर यानी कि जो सर्जरी के बाद की जो केयर होती है, यानी कि सर्जरी के बाद पेशेंट का वाइटल वॉच करना, यानी कि ब्लड प्रेशर वगैरह उसको टाइम से देखते रहना है और उसकी ब्लीडिंग को वॉच करना है, इन्फेक्शन से उसको प्रिवेंट करके रखना है, बचा के रखना है, हाइजीन को उसकी मेंटेन करवा के रखना है, उसकी बेडशीट वगैरह चेंज करते रहना है, यानी कि गलत गंदे में पड़ा है, गीले में पड़ा है, ये सब चीज़ों का उसको ध्यान रखना है। जो कि सर्जरी के बाद पेशेंट को मूवमेंट कराना है कि नहीं कराना है, पेशेंट को नहीं मतलब सेफ्टी उसका भी ध्यान रखना है। तो इन सब को पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते समय। जैसे कि पोस्ट सर्जिकल केयर में उसकी ड्रेसिंग आ जाएगी, पेशेंट की सक्शनिंग आ जाएगी, उसका ऑक्सीजन लेवल कैसा है, ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग जो कि बाहर से दिखती नहीं है, और पेशेंट को ध्यान, तो नर्सिस को ध्यान रखना कैसे पता चलेगी, जब उसके वाइटल लेंगे तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा फॉल होता रहेगा, नॉर्मल से ज़्यादा नीचे जाता रहेगा, तो उसको ध्यान रखना है और उसको इन्फॉर्म करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, ताकि पता चले कहीं अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट को जल्दी से सर्वाइव कर सके, उसको जल्दी से केयर प्रोवाइड कर सके। तो ये पोस्ट सर्जिकल केयर में आता है सब कुछ। फिर प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू द पेशेंट एट देयर होम, उसके बाद जब पेशेंट जो होता है वो उसको फॉलो अप केयर के लिए भी उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि कैसे उसको जब पेशेंट की छुट्टी हो जाती है तो उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड हो सकती है। अगर उसको जो 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 नर्सिस जो होती है घर में जाके जो केयर प्रोवाइड करती हैं, तो उनको उसको ये भी राइट है कि वो पेशेंट की घर में जाके भी केयर प्रोवाइड कर सकती हैं, जो कि इसके लिए ऐसा वाले नर्सिस जो होती हैं जो काम करती हैं, यानी कि प्राइवेट नर्सिस होती हैं जो कि ऐसा करती हैं।
तो ये भी उसके लिए एक मतलब पेशेंट को फॉलो करने का राइट है। तो ये सब चीज़ों के लिए भी पेशेंट का जो नर्सिंग केयर है उसको ध्यान में रखना है। फिर है इंश्योर कंप्लायंस ऑफ एडमिशन नर्स एक्टिविटीज़ विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर। पेशेंट की जो भी ध्यान रखना चाहिए नर्सिस को एडमिशन के समय में कि जो भी स्टैंडर्ड है क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर उसको प्रोवाइड करना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर उसको देना चाहिए एडमिशन के समय, इसका उसको इंश्योर होना चाहिए। और डील विद द पेशेंट वेरी केयर, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा केयरफुली डील करना चाहिए, जेंटली उसको हैंडल करना चाहिए। हु आर सफरिंग फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए अगर ये ज़रूरी है तो। आइसोलेट मतलब होता है अलग से उसको रखना अदर पेशेंट से, और ख़ुद को भी बचा के रखना, अदर पेशेंट को भी बचा के रखना, जिसको कि कम्युनिकेबल यानी कि जो लगने वाली बीमारी होती है, फॉर एग्जांपल टीबी है या फिर कोई स्किन डिजीज़ है जो कि एक दूसरे से दूसरे को मतलब ट्रांसमिट होती है। अगर पेशेंट को कोई ऐसी वाली प्रॉब्लम है, HIV वगैरह है, तो वो भी मतलब इसका ध्यान रखते हुए उनको आइसोलेट रखना है थोड़ा, ताकि पेशेंट से क्या ना हो सके वो ट्रांसमिट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ना हो पाए। तो इसका भी पेशेंट का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जब भी कोई यूटेंसिल या जो भी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं वार्ड में, तो उसको भी ठीक से डिसइंफेक्ट करना होता है, और उनके आर्टिकल अलग रखें जिनको कि ऐसी वाली प्रॉब्लम है, और जो पेशेंट हेल्दी हैं जिनको कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है उनके लिए अलग उनको रखें, और उनसे जिनको कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनका वार्ड और यूनिट्स अलग उनको सेपरेट करके रखना है और आइसोलेट करके रखना है। ये भी उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज दिस चैनल, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और जो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इसमें अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे लेक्चर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पे, तो मतलब तो आप बता दें कमेंट बॉक्स में, जिससे कि वो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर सकें नोट्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर नए एक वीडियो में, जिसमें कि MCQs भी हो सकते हैं, नोट्स भी हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको सब्सक्राइब करने से कोई हार्म नहीं होगा। अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो भी MCQs आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।